बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू और जमात है हमारी चहारम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है वो है टीपू सुल्तान, और आज हम उसको 7वें हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। यूँ हमारा सबक नंबर 4.7 है और इस सबक के हासिलात ताल्लुम इस तरह से हैं कि तकरीर के मराहिल यानी आगाज़, उरूज और इख्तिताम, तीनों मराहिल आप जानते हैं, हमने पिछली जमात में भी पढ़ा था कि तकरीर के 3 मराहिल होते हैं, उसका आगाज़, उसका उरूज और इख्तिताम, उसका ख्याल रख सकें। इसी पे आज हम बात करेंगे, इसी के मुतालिक हम सीखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कोई चीज़ मांगो तो अल्लाह से मांगो, और जब मदद मांगो तो अल्लाह से ही मदद मांगो। जामे तिर्मिज़ी से लिया गया। प्यारे बच्चों, ये बात अपने जहन में बिठा लें, पुख्ता अंदाज में बिठा लें और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो इंसान वसीला बनेगा और आपको कोई चीज़ मिलेगी। किसी और से दाएं बाएं यहाँ वहाँ किसी से मत मांगे, किसी से ये उम्मीद ही मत रखें, क्योंकि किसी इंसान की ये औकात नहीं है कि वो हमें कुछ दे सके। देने वाली ज़ात, अता करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। हाँ, अगर आपको किसी इंसान के ज़रिए मिलता है तो वो वसीला होता है, इसमें उसका कोई कमाल नहीं है। उसके दिल में वो बात अल्लाह ताला ने डाली होती है। हाँ, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको किसी अपने दोस्त से मदद की ज़रूरत है, तो उसमें क्या है कि अल्लाह ताला उसके दिल में, उसके दिमाग में ये बात डालेंगे कि इसकी मदद करो तो वो करेगा। इसलिए आप यहाँ वहाँ मांगने से बेहतर है अल्लाह से मांगे और मदद आप तक खुद पहुँचेगी। दोहराई कर लेते हैं। दोहराई में आपके पास आज जो चीज़ है वो ये है कि कहानी लिखने के उसूल आपने ज़बानी बताने हैं कि एक बेहतरीन कहानी लिखने के लिए किन अज्जा और किन उसूलों पर काम किया जाता है। वीडियो को रोकिए और जल्दी से अपनी मुअल्लिमा को बताइए। जी, पढ़ने से पहले जो है कबलस पढ़ाई उसको हम देख लेते हैं। किसी भी मौजू पर अपने ख्यालात का ज़बानी तौर पर इजहार करने को तकरीर कहते हैं। कोई भी आपको मौजू दे दिया जाए, उस पर दलाइल से बात करना, हकायक उसके सामने लाना, उससे मुतल्लिका जितनी मालूमात है, ठोस मालूमात, उनको बेहतरीन अंदाज में दूसरों के सामने पेश करना, और अंदाज ख़ास तौर पे आपका जिस्मानी हरकत सिकनात ऐसी हो कि वो मुतासर कुन हो, अगला बंदा उससे सुन सके और वो आपकी बात से मुतासर हो सके, उसको मान सके। यही तकरीर का फ़न है, यही तकरीर का उसूल है। क्या आप किसी मौजू पर कुछ देर तक बात कर सकते हैं? यकीनन आप कर सकते होंगे, क्योंकि हम तकरीर करना सीख चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज हम तकरीर के मराहिल यानी आगाज़, उरूज और इख्तिताम को मद्देनज़र रखते हुए तकरीर करना सीखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि तकरीर करने के उसूल क्या हैं। तकरीर शुरू करते वक्त सब हाजरीन की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाना लाजिम है। कभी भी बेहतरीन तकरीर उस वक्त तक नहीं की जा सकती कि आप तकरीर कर रहे हो और आपके सुनने वाले सामीन जो है वो अपनी बातों में मसरूफ हो। इसका मतलब है कि आपकी तकरीर में इतनी जान ही नहीं कि आप किसी को अपनी जानिब उसकी तवज्जो को मबसूल करवा सके। इस मकसद के लिए सदर मुकर्रर, सदर मजलिस, मेहमान खुसूसी और हाजरीन सब को मुखातिब करके अपनी तकरीर का उन्वान बताया जाता है। आगाज़ हमेशा धीमे लहजे और अंदाज में किया जाता है। ये इब्तदाई चंद जुमले होते हैं, यानी जब आप आगाज़ करते हैं आप बहुत नरमी से, बहुत धीमे लहजे में, धीमे अंदाज में मुखातिब करते हैं जो आपके सदर मजलिस होते हैं या आपके मेहमान खुसूसी होते हैं और आपके हाजरीन होते हैं। आप अपना उन्वान बताते हैं, मौजू बताते हैं और बेहतरीन अंदाज में, धीमे अंदाज में, नरम लहजे में इसका आगाज़ करते हैं। उसके बाद इस मकसद के लिए मुकर्रर सदर मजलिस, मेहमान खुसूसी और इन सब को अपनी तकरीर का उन्वान बताया जाता है। तकरीर का उन्वान बताने के बाद दरमियान का वो हिस्सा है जिसमें आपने तकरीर में मौजूद तमाम वो मालूमात, वो हकायक हो या वो मालूमात हो, वो बतानी है और इतने ठोस और मुदल्लल अंदाज में बतानी है, इस तरह दलाइल के साथ बतानी है कि सुनने वाला उसको सुने बगैर, सोचे बगैर और समझे बगैर रह ना सके। आखिर में अपने दलाइल का निचोड़ एक नतीजे की सूरत में पेश करना है। यानी आपने हर चीज़ का इख्तिताम, बेहतरीन इख्तिताम होता है जब अगर आपने कोई मसला उठाया है उसका हल पेश करें। अगर आपने कोई बात शुरू की है तो उससे क्या नतीजा निकल सकता है वो बताएं, और माशरे में या आप जिंदगियों पर क्या असर हो सकता है वो ज़रूर बताएं। ये आपकी तकरीर का हमेशा इख्तिताम होना चाहिए।
اب ان تمام باتوں کو جن میں آپ نے تقریر کرنے کے چیدہ یا بنیادی اصول سیکھے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک انفرادی سرگرمی کر لیجئے۔ آپ کی کتاب کا حصہ ہے ٹیپو سلطان کے قول، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس پر آپ نے تقریر کرنی ہے۔ تقریر کے دوران میں اشعار اور اقوال کا استعمال کیا جا سکتا ہے، نیز تقریر کی تیاری کے لیے الیکٹرانک میڈیا سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اس سرگرمی کو بہتر انداز میں اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی معلمہ کے ساتھ کمپیوٹر لیب چلے جائیں اور وہاں جا کر انٹرنیٹ کی مدد سے مختلف معلومات جمع کریں اور ان کو ایک جگہ پر لکھ لیں، اس کے بعد ان کو تقریری شکل دے لیں۔ تو اس انفرادی سرگرمی کو ذرا زیادہ جوش سے، زیادہ جذبے سے کیجئے، ویڈیو کو روکیے اور کیجئے۔ انفرادی سرگرمی تو آپ کی مکمل ہو گئی ہوگی۔ اب آپ کریں گے گروہی سرگرمی، جس میں طلبہ میں خود اعتمادی پیدا کرنے اور ان کی مخفی یعنی چھپی ہوئی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے جماعت میں ایک تقریری مقابلہ کروایا جائے۔ آپ کی معلمہ ایک تقریری مقابلہ کروائیں گی۔ اب کس طرح سے کروانا ہے، کب کروانا ہے، موضوع آپ کو دے دیا گیا ہے جو آپ کے سبق کا حصہ تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس پر آپ کو فردن تقریر تیار کرنے کے لیے بھی ایک سرگرمی کروائی گئی ہے۔ اب آپ کی معلمہ یہ گروہی سرگرمی جو ہے، آپ یعنی پوری جماعت گروہ کی صورت میں ہوں گی اور ایک بچہ تقریر کرے گا۔ فردن ہر بچے نے تقریر کرنی ہے 2 منٹ کی، آپ 1.5 سے 2 منٹ کی تقریر کر سکتے ہیں۔ اس سرگرمی کو آج مناسب وقت ہے، پہلے سے تقریر تیار ہے تو آپ آج کر سکتے ہیں، ورنہ آنے والے دنوں میں جب آپ کی معلمہ کو یا آپ کے معلم کو بہتر لگے گا وہ اس وقت آپ سے یہ سرگرمی کروا سکتے ہیں۔ آپ ایک ورک شیٹ کر کے لائیں گے جو آج کا گھر کے کام کا حصہ ہوگی۔ گھر سے کر کے لانے سوال نمبر 1 ہے کہ سبق پڑھ کر ٹیپو سلطان کی شخصیت کے بارے میں جو کچھ آپ نے سمجھا اسے نکات کی صورت میں لکھنا ہے اور ان سوالوں کے جواب دیں کہ مقرر حاضرین کی توجہ کیسے حاصل کرتا ہے، تقریر کے کتنے مراحل ہوتے ہیں، کیا مقرر کو جوش سے بولنا چاہیے اور مقرر موضوع کے حق میں بولتا ہے یا خلاف۔ اب یہاں پر مقرر کی میں آپ کو وضاحت کرتی چلوں، تقریر کرنے والے کو مقرر کہا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا سبق جس میں آپ نے تقریر کرنے کے اصول اور اس کے جو بنیادی نکات ہیں ان کے بارے میں سیکھا۔ آپ کو ایک تقریر تیار کرنے کے لیے بھی کہا گیا۔ یقیناً ان سرگرمیوں سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں گے، تقریر کرنا سیکھ رہے ہوں گے، کم از کم تقریر لکھنا تو ضرور سیکھ لیں گے۔ پیارے بچوں، ابھی ہمارا سبق جاری ہے، کل اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔